तो कल हम लोगों ने एनर्जी सोर्स यानी एनर्जी कैसे मिलती है और मसल को, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मसल को एनर्जी दो तरीके से मिलती है, एक तो प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है। उसके साथ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों कंबाइंड हो जाते हैं मसल के पास, वो चीज पहुंच जाती है उसमें सेल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ग्लूकोज दोनों मिल जाते हैं, जिससे एटीपी, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चारों का डिवीजन हो जाता है। जब चारों डिवीजन हो जाते हैं, वाटर सेलुलर फ्लूइड के लिए इस्तेमाल हो जाता है। एटीपी एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, ठीक है। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाता है और हीट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये तो प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स क्रेटिन, फॉस्फेट और ग्लाइकोजन। ये क्रेटिन फॉस्फेट एक एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। एनर्जी फॉर्म है। जब भी कोई मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो ये क्रेटिन फॉस्फेट बनता है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब ब्रेक डाउन होता है एनर्जी, ये क्रेटिन फॉस्फेट होता है, तो क्रेटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन अलग हो जाता है, फॉस्फेट अलग हो जाता है और उसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जब ज्यादा क्रिएटिन प्रोड्यूस होने लगता है, जब ऐसा क्रिएटिन बहुत जमा हो जाता है, तो क्रिएटिन और फॉस्फेट फिर से आपस में मिलके कोई मॉलिक्यूल के ब्रॉन होने के बाद फिर से क्रिएटिन फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ये क्रिएटिन जाके क्रिएटिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिएटिन जाके क्रिएटिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट, इसको किडनी बाहर निकाल देती है थ्रू यूरिन, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सोर्स है। और तीसरी बात मैंने कल बताया था कि हेमोग्लोबिन की तरह मायोग्लोबिन होता है अपने वजन के पास, जो ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आयरन है, ठीक है। इसकी वजह से ही हमारा जो मसल है वो रेडिश कलर आपको नजर आता है। इसकी वजह क्या है? मायोग्लोबिन, क्योंकि उसके अंदर आयरन मिनरल, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा जमा के रख देता है, ताकि जब भी इमरजेंसी में अगर मसल को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो, तो ऑक्सीजन क्या करता है, मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मसल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ पे कल मैंने एक्स्ट्रा बात नहीं बताई, आज बताऊंगा, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी को अगर समझ में आएंगे तो ये समझ में आएंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला आपके मसल को, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन डेप्थ। तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन, यहाँ पे दिया गया ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन नहीं मिलता, ग्लूकोज नहीं मिलता ऑक्सीजन आपके मसल। तो यहाँ पर ग्लूकोज तो होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता। इससे ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है, इमीडिएटली लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो ग्लूकोज के थोड़े मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड में बदल जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ग्लूकोज जाके लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि ऑक्सीजन कहाँ नहीं मिलेगा आपको, जब आपके पास आरबीसी कम हो, जब आरबीसी कम हो या आयरन कम हो, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन जैसा लंग्स में प्रॉब्लम हो, जैसा कोरोना में हुआ था। तो ऐसे मौके पे अब क्या होगा, मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मसल में एक्स्ट्रा ये लैक्टिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड क्या है, आगे डिस्कस कर बता।
तो लैक्टिक एसिड ये मसल फैटिग होगा, ये मसल को कमजोर करेगा। तो मसल जब कमजोर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, और पेन ज्यादा होगा आपके मसल। ठीक है। अब लैक्टिक एसिड जो है ये टाइप ऑफ एसिड, ठीक है, जो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब लैक्टिक एसिड मसल में पैदा हो रहा, अब ये मसल में रहा तो सिर्फ मसल को नुकसान पहुंचाएगा। अगर ये ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके खासकर लिवर में जाएगा, तो लिवर क्या करेगा, इसको लैक्टिक एसिड से पायरोविक एसिड में बदल देगा। पायरोविक एसिड में क्या होंगे, कार्बन होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये कन्वर्ट करने के लिए आपको लिवर को एनर्जी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। तो लिवर बहुत ज्यादा थक जाएगा, बहुत, ठीक है, थक जाएगा, और लिवर के फेल्यूर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो अब बॉडी क्या करेगी, उसको, आपको, बॉडी उसको निकालने की कोशिश करेगी। अभी निकलेगा वैसा, जब आप बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा अमाउंट मिलेगा, तो लिवर को पहुंचेगा, लिवर उसको इस्तेमाल में लाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहा तो मसल से लैक्टिक एसिड निकलेगा, निकल के ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके लिवर पे जाएगा, लिवर से, लिवर उसको पायरुविक एसिड में बदलेगा, ऐसा बदलते बदलते लिवर फेल्यूर होने के चांसेस। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो याद रखना। तो अब हम बात करेंगे मसल और नर्व का रिलेशन। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मसल असल मूव कैसा और कैसा एक दूसरे कनेक्टेड, नर्व और मसल। तो ये आप, बहुत इम्पोर्टेंट इमेज है हमारे लिए। ठीक है। ये है नर्व एंड, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग, इसको कहते हैं नर्व एंड। और इसमें हमारे पास दो तरह के नर्व्स, एक है सेंसरी नर्व्स और एक है मोटार नर्व्स। मोटार नर्व से ही हम क्या कर सकते हैं, मसल्स को मूव कर सकते हैं। सेंसरी नर्व से सेंस ले सकते हैं, जैसा दर्द है, टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, वगैरह वगैरह। लेकिन मसल से मोटार नर्व से हम लोग मसल को मूव कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये कनेक्शन टूट जाए तो पैरालिसिस इसी को कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। और जो कनेक्शन जिस तरह टूटेगा उसके हिसाब से उसका नाम दिया हुआ है। ये मसल, ठीक है, ये है मसल। आप, ये मसल है और एक है नर्व। ठीक है। तो ये क्या है, नर्व एंडिंग, NER, नर्व एंडिंग। और एक है मसल स्टार्टिंग, एंडिंग है वो स्टार्टिंग है, और इसका नाम, अलग नाम दिया गया। मसल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम कहते हैं सार्कोलेम। ठीक है। सार्कोलेमा, ये देखिए पूरा का पूरा, ये पूरा ऐसा जो दिया गया है, सार्कोलेमा पूरा। ठीक है। अब ये है हमारा नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, सेल को हम हमने पढ़ा था कि वो एनर्जी सोर्स है। ठीक है। और ये नर्व एंडिंग का जो टर्मिनल नेम है एक्सॉन टर्मिनल, जैसा इसको सार्कोलेमा कहते हैं, इसको एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है। हमारे पास वेजिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, वेजिकल्स, इसको कहते हैं वेजिकल्स। इस चीज को याद रखिए। ये देखिए गोल गोल जो चीजें दिख रही है आपको, जिसके अंदर पाउच, पाउच के अंदर कुछ चीजें अंदर, ये है वेजिकल्स। वेजिकल्स के अंदर एक न्यूरोमोटा न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या है, न्यूरो
मीटर। ठीक है, और इसको और एक नाम भी दिया गया है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये दोनों नर्व और मसल आके जहां पर मिल रहे हैं उसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर वेसिकल्स में न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। इसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये रिलीज होते हैं। ठीक है, अब नर्व सिग्नल्स होते हैं। नर्व सिग्नल्स जब आते हैं, आकर इसको, ये वेसिकल्स को कहते हैं कि आप मसल के पास जाइए और मसल को क्या करिए? स्टिमुलेट करिए, मसल को हरकत दिलाइए। तो ये क्या करते हैं? ये निकल के केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये सार्कोलेमा के पास आते हैं, आने के बाद फिर यहाँ से अब्जॉर्ब होते हैं। देखिए, ये अंदर, ये इसको जूम किया गया, यहाँ पे देखिए, ये है आपका चैनल्स। ये चैनल्स के पास यहाँ पे खाली जगह देखिए, ये खाली जगह में आके आपको न्यूरो आके मिलते हैं। मिलने के साथ ही फौरन गेट खुलता है। गेट खुलने के बाद सोडियम अंदर आता है। अब जैसा ही यहाँ पे एक चीज होता है, ये क्या है? कोलिनेस्ट्रेस। ये कोलिनेस्ट्रेस ये क्या करेगा? ये एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा, अनबाइंड कर देगा। जैसा ही अनबाइंड करेगा, इस ये दरवाजा बंद हो। ठीक है, अब ये सोडियम आगे क्या करता है वो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, बस पहले ये याद रखें। तो ये हमारा नर्व एंडिंग हो गया, ये हो गया मसल फाइबर हो गया। मसल फाइबर का जो लास्ट पार्ट है उसको हम सैर्कोलेमा कहते हैं। और मोटार न्यूरॉन, जो नर्व मसल से अटैच्ड है उसको हम कहते हैं मोटार न्यूरॉन। ये जब मसल से अटैच हो जाता है, अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स के अंदर, पाउचेस के अंदर एक केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं। एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होता है नर्व सिग्नल के थ्रू, ठीक है, नर्व सिग्नल के थ्रू जब रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, फिर इसमें जूम करके बताया गया वो आके बाइंड हो जाता है सोडियम चैनल्स के साथ। ठीक है, या फिर यूं कहिए एसिटाइल कोलिन चैनल्स के साथ या रिसेप्टर्स के पास बाइंड होने के बाद क्या हो, खुल जाता है, सोडियम अंदर आ जाता है। और यहाँ पे कोलिनेस्ट्रेज होते हैं जो इसको कट कर देते हैं, जिसकी वजह से दरवाजा बंद हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है जब भी हमें कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करना होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने समझाया। ठीक है, अब हम आगे, ये सोडियम तो अंदर आ गया, अब क्या होगा? सोडियम अंदर आते ही चले जाता है। सोडियम क्या है? ये पॉजिटिव है, यानी आपका मसल अब तक रेस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? रेस्ट कर रहा था, न्यू नेगेटिव चार्ज में था, नेगेटिव चार्ज में था। ठीक है, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन में था, नेगेटिव चार्ज। जब वो पोलराइज हो गया, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती गई, तो रीपोलराइज होगा। रीपोलराइज मतलब पॉजिटिविटी मिलते रहेगी, सोडियम आते रहेगा। सोडियम जब तक अंदर रहेगा, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये सोडियम अंदर आएगा, जैसा सोडियम बढ़ते रहेगा वो रीपोलराइज होगा। रीपोलराइज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगा, एनर्जी मिलते रहेगी। तो ये डीपोलराइजेशन यानी नेगेटिव में चले जाना। नेगेटिव में जब चले जाएगा, सोडियम खत्म हो जाएगा, तो मसल रेस्टिंग में होगा। जैसा ही रिपोलराइज होगा, जैसा ही सोडियम अंदर आएगा, एनर्जी मिलेगी, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसको हम कहेंगे डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये था
मसल को मूवमेंट करने के लिए अंदरूनी जो चीज इंटरनल चीजों के बारे में डिस्कस था। अब सोडियम तो आ गया कि मसल कैसा मूवमेंट करेगा, उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन द स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। तो क्या कहेंगे, द स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। ये हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक, मसल कैसा मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद पूरे बॉडी में कितने मसल से क्या है उसके नाम से देखेंगे हम लोग। ठीक है, नाम से देखने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ डाउट नहीं था, पूछ सकते हैं।